स्टूडेंट्स, आज का आपका UEE का चैप्टर है रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर्स। ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4। इन योर बुक दिस इज़ द चैप्टर नंबर 5, बट इन एक्चुअल योर सिलेबस इट हैज़ अ नंबर चैप्टर नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एक टर्म्स की जो इसमें यूज़ करनी है। रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले आती है टर्म रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बिलो द जनरल टेम्परेचर फॉर इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। यानी कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को आपने रिड्यूस करना है या मेंटेन रखना है बिलो अ जनरल टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसकी जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे अगर कम करना है तो वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब इसमें सेकेंड टर्म आती है रेफ्रिजरेंट। इट इज़ द हीट कैरिंग सब्सटेंस विच इज सर्कुलेटेड इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ द टू ट्रांसफर हीट। अब हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए रेफ्रिजरेंट्स की ज़रूरत होती है। जो हम रेफ्रिजरेंट जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको हम रेफ्रिजरेंट कह रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कूलिंग होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। वो क्योंकि वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, हीट। अब रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको पता ही है कि ये वो मशीन है जहाँ पर टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का कम किया जाता है उसको स्टोर करके कि उस सब्सटेंस को। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर को कूल करना है आपको तो वाटर बोतल में आप स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में आप रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर आता है नंबर 4, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ द मैकेनिज्म यूज्ड फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर इन अ बॉडी और स्पेस हुज टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी बिलो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ये वो उस मैकेनिज्म, उस सिस्टम को जहाँ पर टेम्परेचर लोअर किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, उस सिस्टम को हम कह रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, फिर आता है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग इज़ द प्रोसेस in which temperature, humidity, purity, and movement of air is controlled in an enclosed space. The working condition and comfort of the human beings is improved by the air conditioning. In case the temperature of the surrounding rises very high, body feels uncomfortable due to the transfer of heat from the surrounding. On the other hand, if the temperature of the surrounding falls down very much, then the temperature of the body, human being still feels uncomfortable because in that case the heat of the body is radiated to the surroundings and body feels cold. Thus, the conditioning controls the temperature in such a way that the temperature of the surrounding is increased, that the body feels quite comfortable in a way that the temperature of the surrounding is increased in winter and reduced during summer. The humidity is maintained at about 60%, which is the most suitable for the human being. ठीक है, फिर अब कुछ एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वी हैव। नंबर 1, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, थर्मो में हम पढ़ते हैं सबसे पहले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन and is employed from the smallest household refrigerator to the largest air conditioning plant. It works under the principle that liquid when evaporates absorb heat, यानी कि जब लिक्विड वेपोरेट होता है, उसके वेपर बनते हैं, तब वो एब्जर्व करता है हीट को। इन दिस सिस्टम द कॉमन रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रियोन. Once the refrigerants are changed in the system, the same refrigerant is used again and again in a cycle, changing from liquid to vapor state when absorbing heat and from vapor to liquid state when giving out heat. ठीक है, यानी कि जब लिक्विड से वेपर बनता है तो रेफ्रिजरेंट का, तो वो एब्जर्व करता है हीट, और जब वेपर से लिक्विड बनता है तब वो देता है हीट, छोड़ता है हीट। ठीक है, ये हमने अब इसके कुछ एक मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, कंट्रोल डिवाइस एंड इवेपोरेटर, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड एंड रिजेक्ट्स इट एट द कंडेंसर, that is from a lower temperature to the higher temperature. This is
also named as a mechanical refrigeration, and this is the best system for producing refrigeration. फिर उसके बाद आता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये बहुत पहले टाइम में यूज़ किया जाता था। इस सिस्टम में हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। अमोनिया इज़ यूज टू एज ए रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज़ एब्जॉर्बेंट because water has a great affinity for ammonia. The components involved are shown in figure. Aqua ammonia in the separator, ammonia and water are separated. Ammonia vapors move towards the condenser and get condensed, whereas water vapors after condensing come to absorber. Then condensed ammonia enters the evaporator and absorbs heat from the surrounding and change into the vapor form in the presence of the hydrogen. Finally, it comes back to the generator through the absorber. The flow of the ammonia, water and hydrogen cycle continues and thus cooling effect is obtained. ठीक है। इट इज़ नोटेड दैट ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद स्टील पाइप, और ये सारे जितने कंपोनेंट्स होते हैं ये एक स्टील पाइप से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अगर आप देखें एक कंडेंसर है, सेपरेटर है, जनरेटर है, एब्जॉर्बर है, इवेपोरेटर है, ये सारे एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। फिर आता है आपका थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। This system works upon the principle that if current passes through the junction of two dissimilar materials, an absorption or rejection of thermal energy occurs at the junction and is proportional to the junction current. ठीक है। It is not having any moving part. It is a noiseless and requires little attention. ठीक है। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि P और N दो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका कि डिफरेंस जो कि डिफरेंस करते हैं एनर्जी लेवल में। जब डायरेक्ट करंट पास किया जाता है पी और एन जंक्शन के बीच में, देन द जंक्शन इनसाइड द इंसुलेटेड बॉडी बिकम्स कोल्ड। जो अंदर का पार्ट है इंसुलेटेड बॉडी का वो कोल्ड हो जाता है, दैट इज़ T2, एंड आउटर साइड जंक्शन बिकम्स हॉट। उसका बाहर का जो पार्ट है वो हॉट हो जाता है। ठीक है। डेट इज T1 पार्ट यहाँ पर हॉट है और T2 यहाँ ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। अगर करंट की डायरेक्शन को अगर आप यहाँ पर चेंज कर देते हैं तो हॉट और कोल्ड जंक्शंस जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं और द इफेक्ट जो होगा वो रिवर्स हो जाता है। एंड दस द सेम रेफ्रिजरेटर कैन बी यूज्ड बोथ फॉर हीटिंग एंड कूलिंग पर्पसेस। तो इसको हम हीटिंग और कूलिंग पर्पसेस के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो अब आता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मेजर होती है, एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। A ton of refrigeration is defined as the quantity of heat required to be removed from 1 ton of ice within 24 hours when the initial temperature of the water is 0 degree centigrade. Before the discovery of the mechanical refrigeration system, refrigeration was produced by the ice. हम पहले ice से refrigeration करते थे. The rate of removal of heat in cooling operation was expressed in terms of ton of आइस रिक्वायर्ड पर यूनिट टाइम यूजुअली पर डे, यानी कि कितने टन की आइस हम यूज़ करते थे पर डे के लिए, उसके ऊपर इसका यूनिट हमने डिफाइन किया है। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज़ द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो कितने टन की आइस का आप यूज़ कर रहे हैं पर डे के लिए 24 आवर्स के लिए, जब इनिशियल टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री है। ठीक है। तो अब फिर हम बात करते हैं वेपर कंप्रेसर साइकिल को अब हमें एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ द मोस्ट यूजेबल साइकिल सिस्टम फॉर द रेफ्रिजरेशन। तो इन दिस सिस्टम अ चेंज इन द स्टेट ऑफ वेपर इज कॉल्ड अ प्रोसेस। व्हेन द सिस्टम रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन दीज प्रोसेसेस, द रिपीटेशन ऑफ द ऑपरेशन इज कॉल्ड अ साइकिल। यानी कि बार बार जो प्रोसेसेस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम एक साइकिल कहते हैं। दस द कंप्रेशन साइकिल इज द कंप्रेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट बाय द कंप्रेसर। सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, देर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। अब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, 4 ऑपरेशंस हैं। दीज आर नंबर 1 कंप्रेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन, नंबर 3 एक्सपेंशन, नंबर 4 वेपराइजेशन। तो दीज 4 जो प्रोसेसेस हैं ये इस डायग्राम में शोन हो रहे हैं।
ठीक है, टू कंप्लीट वन साइकिल। अब यहाँ पर सबसे पहले कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है कंप्रेस होना, यानी कि द फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर इज टू हेल्प दम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम। कंप्रेस करके हम फ्लो, रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाते हैं एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। इट सक्स द रेफ्रिजरेंट को ये सक कर लेता है, और विच इज़ एट द लोअर टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर टू कंप्रेस इट। उसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर कंप्रेस कर देता है उसको, ठीक है, कम कर देता है, यानी कि रेजिंग इट्स प्रेशर। अगर किसी चीज़ को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड टेम्परेचर अंटिल द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर दैन टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसर। द कूलिंग मीडियम इज एयर और वाटर। फिर आती है कंडेंसेशन। इन द कंडेंसर लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज रिमूव्ड। जो हीट उसने बनी, उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ उसको वो रिमूव कर देता है फ्रॉम द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर से, ठीक है। द वेपर्स आर कंडेंस्ड इनटू हाई प्रेशर लिक्विड एंड कलेक्टेड इन द रिसीवर टैंक अंटिल नीडेड। फिर आती है एक्सपेंशन। फ्रॉम द रिसीवर टैंक द लिक्विड रेफ्रिजरेंट passes थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व. As far as the expansion valve is concerned, the important function of this item is to control the flow of the liquid refrigerant to the evaporator. Side of the system. As the high pressure liquid refrigerant passes through the expansion valve, some of it flashes into vapors and cools the remaining liquid at a low temperature of about -10 degree centigrade. फिर आता है आपका वेपराइजेशन। द लो टेम्परेचर लिक्विड एट लो प्रेशर एंटर्स द वेपोरेटर एंड एब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर फॉर्म after observing latent heat of vaporization. Then the low temperature, low pressure vapors flow back to the compressor, completed one cycle of the operation. यानी कि कंप्रेशन होता है सबसे पहले, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर एक्सपेंशन होती है, फिर वेपराइजेशन होती है, फिर दोबारा से फिर कंप्रेशन होती है, तो तब जाकर एक कंप्लीट साइकिल बनता है, ठीक है। यानी कि जब आप कंप्रेस करते हैं तो हाई प्रेशर होता है, और जब आप वेपोरेट करते हैं तो लो प्रेशर साइड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एक इसेंशियल्स, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रखनी होती है। नंबर 1, a compression to establish two pressure levels, low pressure and high pressure. This is necessary for operation of the system. कंप्रेशर यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर को मेंटेन करता है। अ कंडेंसर टू रिजेक्ट हीट फ्रॉम द सिस्टम, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है सिस्टम से। एक्सपेंशन वाल्व रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, एंड इवेपोरेटर टू ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सिस्टम, और इवेपोरेटर हीट को ऑब्जर्व करने के लिए काम आता है सिस्टम का। और इन एडिशन टू द अबव एक संक्शन लाइन होती है, एक डिस्चार्ज लाइन होती है, लिक्विड लाइन होती है, रिसीवर टैंक होता है, आर पुट इन द क्लोज सर्किट थ्रू विच द रेफ्रिजरेंट फ्लोज एंड कंप्लीट्स द साइकिल, एंड द साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द वर्किंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर है हाई एंड प्रेशर साइड ऑपरेट करता है सिस्टम। द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू साइड्स आर शोन इन फिगर। जो ये ऊपर फिगर है, ये आपको डिवाइडिंग लाइन दिखाई दे रही है। पासिस थ्रू द ओरिफिस ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व ऑन वन एंड एंड थ्रू द डिस्चार्ज वाल्व ऑफ द कंप्रेसर ऑफ द अदर हैंड। तो द डिस्चार्ज वाल्व एंड ओरिफिस ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व आर द टू डिवाइडिंग बिटवीन द हाई प्रेशर साइड एंड द लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम। फिर है वर्किंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। द प्रिंस, ये इसका डायग्राम दिखाया गया है आपको। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब जैसे कि सबसे पहले आता है कंप्रेशर। द फंक्शन ऑफ द कंप्रेसर इज टू सक द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट को ये सक करता है वेपर्स एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर फ्रॉम द वेपोरेटर through the suction line, and after compressing it discharges the refrigerant at high temperature and high pressure in the vapor state to condenser through the discharge line। यानी कि ये कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर एक लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर उसको कंडेंसर में भेज रहा है, कंडेंसर को पास कर देता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में चेंज करके। फिर एक डिस्चार्ज लाइन आती है जो कि इट कन्वेज द हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को
पास करती है, कन्वे करती है, फ्लो करवाती है कंप्रेसर को कंडेंसर में, रेफ्रिजरेट को कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट में भेजने, कंडेंसर में भेजने के लिए। फिर कंडेंसर क्या करता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वेपर्स को कंडेंस कर देता है, उसको जमा देता है इन द कंडेंसर, मेंटेनिंग द प्रेशर एंड लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर को डाउन कर देता है ऑफ द रेफ्रिजरेंट विद द हेल्प ऑफ द कंडेंसिंग मीडिया सच एज नेचुरल एयर और वाटर। वाटर और एयर से हम उसको की तरफ चला जाता है। फिर रिसीवर टैंक आता है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेंटेन्स इट्स लेवल इन द रिसीवर एंड फ्लोज टूवर्ड्स द रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, दैट इज एक्सपेंशन वाल्व की तरफ टैंक से हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है थ्रू द रिसीवर टैंक। अब लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन इट कैरीज द लिक्विड, अब यहाँ पर लिक्विड बन चुका है आपका, वेपर से लिक्विड बन चुका है आपका रेफ्रिजरेंट। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कैरी करता है लिक्विड लाइन फ्रॉम द रिसीवर एंड कन्वेज इट टू द एक्सपेंशन वाल्व, और एक्सपेंशन वाल्व की तरफ भेज देता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व आता है। एक्सपेंशन वाल्व का जो फंक्शन होता है, ये सप्लाई करता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर को भेजने के लिए बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर, ये लो प्रेशर कर देता है आपके रेफ्रिजरेंट का, और पास कर देता है टू द इवेपोरेटर टू टेक द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटिंग स्पेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेटर, व्हेन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर्स द इवेपोरेटर एट लो प्रेशर, it is all of a sudden expands and take the heat, ये हीट प्रोवाइड कर लेता है, लो प्रेशर कर देता है उसका और कंप्रेशर को भेज देता है, ठीक है। एंड द सक्शन लाइन इट कैरीज द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर फ्रॉम द इवेपोरेटर थ्रू द कंप्रेशर। सक्शन लाइन से ये कंप्रेशर की तरफ दोबारा से रेफ्रिजरेंट चला जाता है लो प्रेशर, ताकि लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को फिर दोबारा से हाई प्रेशर में चेंज कर देता है कंप्रेसर। तो ये एक कंप्लीट साइकिल आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। रेफ्रिजरेंट रिमूव हीट करने के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेंट का हम यूज़ करते हैं। ये इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इट शुड बी नॉन कोरोसिव, यानी कि जो चाहिए, इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल, और इसमें यानी कि हीट की वजह से ये बर्न नहीं होना चाहिए, हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी पॉइजनस, और ये पॉइजनस, इसमें जहरीला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाने की चीज़ें अगर यूज़ करनी है तो वो अंदर केमिकल अगर जहरीला है तो वो आपको नुकसान कर सकता है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनल ऑडर, और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ नो स्मेल इन दिस, एनी टाइप ऑफ स्मेल इज़ ऑब्जेक्शनेबल। इट शुड हैव हाई वर्किंग प्रेशर, और ये हाई वर्किंग प्रेशर पे भी वर्किंग प्रेशर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स वो होते हैं जो कि कूल करते हैं सब्सटेंस को डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द हीट, जैसे कि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, वो होते हैं जो कि बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, बीच में इवेपोरेटर के बीच में और सब्सटेंस के बीच में, जिसको कूल करना है आपने। दे कूल द सब्सटेंस बाय ऑब्जर्विंग द सेंसिबल हीट, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका दिखाया गया है। इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारे पास जनरली रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल हैं 65, 90, 135, 165 एंड 286 लीटर कैपेसिटी के, जिसकी पावर कंप्रेसर की 75 वोट, 92 वोट, 125 वोट, 180 वोट और 370 वोट होती है, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में जनरली क्या है, एक किसका कैबिनेट होता है डबल वॉल, मटेरियल लाइक ग्लास, वूल, रॉक, थर्मोकोल और कोक एटसेट्रा टू मिनिमाइज द हीट लॉस। द इनर liner or outer surface of the cabinet are kept highly polished and shining paints. The inner liner has several shelves for storing the cell, अलग अलग सेल्फ होते हैं इसमें फूड स्टफ्स को स्टोर करने के लिए,
ठीक है। अब एक कंप्रेसर इज लोकेटेड एट द बॉटम, इसके नीचे कंप्रेसर लगा होता है रेफ्रिजरेटर फ्रेम के। द कंडेंसर इज इंस्टॉल्ड एट द बैक ऑफ द कैबिनेट, कंडेंसर उसके बैक पर आपने देखी होंगी लाइनें सी होती हैं, वो उसके बैक साइड में होती है। एंड इवेपोरेटर इज इनसाइड द कैबिनेट एट द टॉप, इसका जो वेपोरेटर होता है वो इनसाइड टॉप में होता है, ऊपर होता है, जहाँ पर फ्रीजर के पीछे, यानी कि द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन नॉर्मली फ्रीओन 12 का हम इसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद एन ऑटोमेटिक कैबिनेट लाइट कंट्रोल्ड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, जैसे कि इसकी लाइट जैसे ही ओपन करते हैं हम डोर तो लाइट ऑन होती है, और बंद करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है इसमें। तो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द कैबिनेट एंड मेकिंग द वर्किंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट ऑटोमेटिक। एक थर्मोस्टेट स्विच भी इसमें यूज़ करते हैं एट द टॉप ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इनर लाइनर। एक थर्मोस्टेट स्विच भी होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। अब ये इसका सर्किट मैकेनिज़्म दिखाई दे रहा है। इसमें द लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो फ्रीओन 12 है उसको लो प्रेशर और टेम्परेचर में एंटर करवाते हैं इवेपोरेटर में। फिर ये ऑब्जर्व करता है लेटेंट हीट फ्रॉम द वॉल्स एंड सराउंडिंग और एंड दस प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑफ द इन द इवेपोरेटर। तो रेफ्रिजरेंट वेपर क्या करता है, वो कंप्रेसर में उसके वेपर्स जो हैं कंप्रेसर में जाते हैं डी में, तो थ्रू द सक्शन लाइन सी द एक्यूमुलेटर बी इज प्लेस्ड बिटवीन द इवेपोरेटर एंड डैमेज। देन कंप्रेसर डी कंप्रेस करता है लो टेम्परेचर प्रेशर को वेपर को और हाई टेम्परेचर प्रेशर में बदल देता है। तो कंप्रेस्ड वेपर फ्लो करते हैं टू द कंडेंसर एफ कंडेंसर जो दिखाई दे रहा है इसमें, थ्रू द डिस्चार्ज लाइन ई। द कंडेंसर इज नॉर्मली एयर कूल कंडेंसर। तो इन द कंडेंसर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वेपर गिव्स अप इट्स हीट to the surrounding air and the vapor is condensed back to the high pressure and low pressure liquid temperature liquid। ठीक है। अब फिर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फ्लो करता है थ्रू द ड्रायर कम फिल्टर जी एंड एंटर्स द कैपिलरी ट्यूब एच एंड द कैपिलरी ट्यूब इज अटैच्ड टू द सक्शन लाइन फॉर्मिंग हीट एक्सचेंजर। द लो टेम्परेचर वार्म लिक्विड रेफ्रिजरेंट passes through the capillary tube, gives some of its heat to the cold suction line vapor. Thus, it heat's absorbing ability increases at the same time. The cold vapor gains heat and there is increase in the superheat of the vapor entering the compressor. फिर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लीविंग छोड़ता है कैपिलरी ट्यूब से एज अ लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड एंटर्स द वेपोरेटर ए कंप्लीटिंग वन साइकिल विच इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाई दे रहा है आपको एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का, जिसके स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक लैंप एंड स्विच है, एक आपका थर्मोस्टेट स्विच है, एक आपका थर्मल ओवरलोड रिलीज है, स्टार्टिंग रिले है, इलेक्ट्रिक मोटर है। अब इसमें लैंप और स्विच का आपको पता ही है कि जब डोर को ओपन और क्लोज करते हैं तो ये ऑन एंड ऑफ होता है। थर्मोस्टेट स्विच होता है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर को रेफ्रिजरेट स्पेस के बाय मेकिंग और ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। का टेम्परेचर हमारा -7 डिग्री टू -15 डिग्री तक हम जो मेंटेन करते हैं उसको कट इन और कट आउट का काम करता है ये। सिमिलरली थर्मल ओवरलोड रिलीज ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है कंप्रेशर मोटर को बचाने के लिए। ये दो कंडीशन में काम करती है, जैसे फर्स्ट जब द टेम्परेचर जो होता है कंप्रेसर का राइज कर जाता है एट अ सर्टेन वैल्यू, जब ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो उसको बंद कर देता है। अंडर सच कंडीशन बाय डिस्कनेक्ट द सप्लाई ऑफ द मोटर को बंद कर देता है जब आपकी ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कंप्रेशर। फिर स्टार्टिंग रिले, फंक्शन ऑफ द स्टार्टिंग रिले इज टू स्टार्ट द मोटर बाय पुटिंग मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर अक्रॉस द सप्लाई। तो मेन वाइंडिंग को डायरेक्टली कनेक्ट करता है ये अक्रॉस द सप्लाई एंड द कॉयल ऑफ द स्टार्टिंग रिले, थर्मल ओवरलोड एंड थर्मोस्टेट स्विच। इसको रिले को स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिक मोटर, एज यू फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इसमें यूज़ होती है, सिंगल फेज स्प्लिट फेज टाइप इंडक्शन मोटर इसमें यूज़ होती है, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी एंड साइज ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो करंट पास करता है थ्रू द सबसे पहले थर्मोस्टेट स्विच में टू द थर्मल ओवरलोड रिलीज कॉयल C1 C2 से of the starting relay and the main winding M1 M2 of the motor
ठीक है। सिंस द मोटर इज एट रेस्ट इट ड्रॉज हैवी करंट, स्टार्टिंग में वो ज़्यादा करंट लेती है। द हैवी करंट पासिस थ्रू द कॉयल C1 C2 ऑफ द स्टार्टिंग रिले एंड द कॉयल गेट्स एनर्जाइज्ड, कॉयल एनर्जाइज हो जाती है, पुलिंग द प्लंजर अपवर्ड कनेक्टिंग पॉइंट A2 to A1, दैट इज पुटिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग S1 S2 into also into the circuit. The moment both the windings are energized, the motor starts running. When the motor gains normal speed, the current drawn by the main winding also become normal. At the normal and A2. Thus, auxiliary winding S1 S2 gets out of the circuit. The main function of the starting relay is to put auxiliary winding in the circuit at the time of the starting the motor and to disconnect it when the motor gains normal speed. When starting relay does not close, the motor will not start, and in case after closing it does not open, the thermal overload will trip or the fuse will blow ऑफ। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की। जनरली मोटर को स्टार्ट करती है रिले से, थर्मल ओवरलोड रिले से, अगर उसमें यानी कि आपका इनिशियली कंप्रेसर को कंडीशन चेक करके। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसके कुछ पार्ट्स डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, कितनी वोल्टेज लेता है, कितने एम्पेयर, कितने साइकिल, कितने वोल्टेज, कितनी आरपीएम, ये सारा कुछ इसमें डिटेल है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वाटर कूलर। वाटर कूलर आपको पता ही है, आपके जैसे कॉलेज में भी है ये सेम, इज मीट फॉर द वाटर का लेवल को ठंडा करने के लिए, कोल्ड करने के लिए, फ्रॉम 7 डिग्री टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए इसके ये दो तरह के होते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस टाइप और स्टोरेज टाइप वाटर कूलर्स। इंस्टेंटेनियस टाइप तो होता है कि जो कि डायरेक्ट, उसमें स्टोरेज टैंक नहीं होता, उसमें डायरेक्टली कूल वाटर कर देता है वो। और एक होता है स्टोरेज, उसमें वाटर को स्टोर करके कूलिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपके ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाया है इसका। इसके अंदर अगर आप देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज डबल वॉल स्टेनलेस स्टील वाटर स्टोरेज टैंक इक्विप्ड विद एयर टाइट लीड, हीट इंसुलेटेड मटेरियल लाइक ग्लास वूल fitted. Below the water tap, the wastewater tray or basin is installed. On the back side near the top of the water tank, the water inlet connection is controlled by a float valve. An overflow connection is also made near the inlet. अब जिसमें फिगर में दिखाया गया कि an air cooled condensing unit is fitted under the water tank and the coil of the evaporator are fitted around the water tank. The heat of the water is carried away by the low pressure liquid refrigerant flowing in the coils of the evaporator. Such type of the coolers are used where continuous supply of the water is not there. The evaporator tubes surrounding the water tank cool the water in the tank. The moment of the desired temperature of the water is attained, the thermostat cuts out the power supply to the motor. ठीक है, द टाइप ऑफ द मोटर यूज्ड इन द स्टोरेज टाइप वाटर कूलर इज द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर के लिए मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है।